विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा करी थी मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य की कि किस तरह से उसने मगध का सिंहासन प्राप्त किया, किसकी सहायता से उसने मगध को जीता और मौर्य वंश की नींव डाली। अब हम चर्चा करेंगे कि उसने किस प्रकार से मगध का साम्राज्य बढ़ाया, कौन कौन से क्षेत्रों को उसने मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो देखते हैं सबसे पहले उसने किस क्षेत्र को जीता। तो पंजाब और सिंध की विजय की हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सिकंदर को अपने भारतीय अभियान में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। सिकंदर को अपने भारतीय अभियान में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन यूनानी सेना ने स्थान स्थान पर जिस निर्दयता के साथ लोगों का संहार किया, उससे उनमें विदेशियों के प्रति असंतोष की भावना जागृत हो उठी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इस असंतोष को भड़काकर यूनानियों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का सूत्रपात किया। जस्टिन ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त था। सिकंदर के जीवन काल में ही सबसे पहले कांधार प्रदेश में विद्रोह उठा, फिर सिंधु के पश्चिम में नियुक्त उसके अधिकारी निकेनौर की हत्या कर दी गई और वापसी यात्रा में उसे अपने क्षत्रप फिलिप की हत्या की सूचना मिली। भारतीयों के इस आंदोलन को कुचलने की वह कोई ठोस योजना बना पाता, इससे पहले ही 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने एक तरफ तो भारतीय आंदोलन को बल प्रदान किया और दूसरी तरफ यूनानी सेनानायक उसके साम्राज्य को बांटने के लिए आपस में ही लड़ने लग गए। यदि भारतीयों की आंतरिक कलह ने यूनानियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया था, तो यूनानियों की आपसी कलह ने भारत से उनको निकाल बाहर किया। पश्चिमोत्तर भारत की जातियां युद्धप्रिय थी, उनमें यूनानियों के प्रति आक्रोश भी था। अतः चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैन ग्रंथों से याद होता है कि सेना की भर्ती के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था चाणक्य ने की थी। इस संपूर्ण तैयारी के साथ साथ चाणक्य ने इस क्षेत्र के स्थानीय राजाओं का सहयोग प्राप्त किया। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि उसने एक पर्वतीय राजा प्रवर्तक से संधि की थी। शायद उसे पौरस का गुप्त सहयोग भी मिला होगा। विद्वानों का अनुमान है कि प्रारंभ में झेलम तक का प्रदेश मुक्त करा गया होगा। इसके साथ ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक भी संपन्न किया गया होगा, ताकि उसकी विजयों और अधिकारों को वैधानिक आधार मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बन गया था। 321 ईसा पूर्व तक या इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश भी यूनानियों से छीन लिया गया। इसकी पुष्टि 321 ईसा पूर्व में यूनानी सेनानायक के मध्य संपन्न ट्रिपेरेडिस की संधि से भी होती है, जिसमें सिंधु नदी के पूर्व में किसी भी भारतीय क्षेत्र पर यूनानी प्रभुत्व का उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि इसी वर्ष सिंध में नियुक्त क्षत्रप पेथान को भी हटा लिया गया। उसके हटते ही सिंध प्रदेश पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। इस प्रकार पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कायम हुआ। अब देखते हैं मगध विजय। पंजाब और सिंध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता। उसकी मगध विजय का विस्तृत विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक जो उपलब्ध विवरण है उसके अनुसार चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाया, परंतु वे चंद्रगुप्त के आक्रमण का ब्यौरा नहीं देते। जैसा कि हमको मालूम है कि नंदों के पास एक विशाल सेना थी। नंदों को सिंहासन से हटाने के लिए निश्चय ही
भयंकर युद्ध लड़ा गया होगा। मुद्रा राक्षस नाटक में जिस ढंग से षड्यंत्रों एवं गुप्त मंत्रणाओं को महत्व दिया गया, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में सैनिक शक्ति के साथ साथ साम दाम दंड और भेद की कूटनीति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मगध विजय में चाणक्य का प्रमुख हाथ रहा। अब देखते हैं सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभाजन के लिए उसके मुख्य सेनानायकों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। एशियाई प्रदेशों के स्वामित्व के लिए सेल्यूकस और एंटीगोनस में युद्ध छिड़ गया। लंबे संघर्ष के बाद एंटीगोनस मिस्र की ओर भाग गया। 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक करवाया और निकेटर यानी विजयी की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने भारत विजय की योजना बनाई, परंतु इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के समय से सर्वथा भिन्न थी। अधिकांश भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व कायम हो चुका था। उसकी सेना को अभी तक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा और चाणक्य जैसा महान कूटनीतिज्ञ अभी भी उसकी शासन व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए था। सेल्यूकस के आक्रमण की सूचना मिलते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य सेना सहित शत्रु से टक्कर लेने चल पड़े। दोनों पक्षों के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ और कितने दिनों तक लड़ा गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। केवल इतनी जानकारी मिलती है कि युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार एरिया यानी हिरात, एराकोसिया यानी कांधार, पारोसिंडाय यानी काबुल और गैंड्रोसिया यानी मकरान और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। इस संबंध में विद्वानों का मत है कि ये चारों प्रदेश पूरी तरह से नहीं मिले थे। इन प्रदेशों का वही क्षेत्र दिया गया जो कि सिंधु नदी के सहारे था। चंद्रगुप्त ने इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। स्पष्ट है कि युद्ध में हाथियों के उपयोग से यूनानी लोग प्रभावित हो चुके थे। संधि को सुदृढ़ और स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी कन्या हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। दोनों शासकों ने राजदूतों की अदला बदली का भी निर्णय लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की उपस्थिति इसी निर्णय का परिणाम थी। इस संधि का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य में है कि इससे भारतीय साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश तक पहुंच गई। इस संदर्भ में डॉक्टर स्मिथ का कथन विचारणीय है कि उन्होंने लिखा है कि 2000 वर्ष से भी अधिक हुए भारत के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे और जिसको कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने और भी क्षेत्रों की विजय की। चंद्रगुप्त की अन्य विजयों के बारे में भी हम अनुमान ही लगा सकते हैं। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ही चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का शासक बताते हैं। महावंश टीका में भी उसे सकल जम्मू द्वीप का शासक बताया गया है। मुद्रा राक्षस से विदित होता है कि अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य उत्तरी मैसूर तक फैला हुआ था। अतः प्रश्न उठता है कि कश्मीर, पश्चिमी भारत यानी गुजरात, काठियावाड़ और दक्षिण भारत किसने जीता होगा। जहाँ तक अशोक की विजयों का सवाल है, कलिंग विजय के बारे में कोई शंका नहीं उठती। कलिंग का राज्य अशोक ने ही जीता था। कल्हण की राज तरंगणी के आधार पर कश्मीर विजय का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है, परंतु इन दो क्षेत्रों के अलावा अशोक को अन्य किसी भी क्षेत्र की विजय का श्रेय नहीं दिया जा सकता। चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में सामान्यतः यह कहा जाता है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, अर्थात उसे साम्राज्य विस्तार का श्रेय नहीं दिया जाता, परंतु विद्वानों ने
बिंदुसार के विरुद्ध अमित्रघात यानी शत्रुओं को खा जाने वाला अथवा अमित्रघात यानी शत्रुओं का विनाशक के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि शायद बिंदुसार ने दक्षिण के राजाओं को जीतकर यह विरुद्ध धारण किया हो। बिंदुसार के दक्षिण विजय के कोई प्रमाण नहीं मिलते। दक्षिण भारत में हमें नंदों, चंद्रगुप्त और अशोक के विवरण वाले अभिलेख तो मिले हैं, परंतु किसी भी अभिलेख में बिंदुसार का उल्लेख नहीं मिला। यदि वस्तुतः उसने दक्षिण भारत को जीता होता तो किसी न किसी अभिलेख में उसका उल्लेख अवश्य मिलता। अतः दक्षिण भारत की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जा सकता है। जहाँ तक पश्चिमी भारत की विजय का सवाल है, वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। इसका प्रमाण मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को इस क्षेत्र में अपना गवर्नर नियुक्त किया था और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। वैसे कुछ विद्वानों ने कश्मीर की विजय का श्रेय अशोक को दिया है, परंतु बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीति से कश्मीर के प्रवर्तक और उसके पुत्र मलयकेतु को हटाकर कश्मीर पर चंद्रगुप्त का शासन कायम कर दिया था। नेपाल भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, क्योंकि इस राज्य पर अशोक का अधिकार सर्वमान्य है, क्योंकि बिंदुसार और अशोक ने नेपाल को नहीं जीता था, अतः उसे जीतने का कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि महास्थान अभिलेख से होती है। अवंती पर नंदों और मौर्य के अधिकार की बात भी सर्वमान्य है। समस्त साहित्यिक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात तथा उत्तरी मैसूर तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। वह सही अर्थों में संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का सम्राट था। अब देखते हैं उसके अंतिम दिन और उसका धर्म। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। उनके कथन में सत्यता हो सकती है, परंतु इतना निश्चित है कि जिस चाणक्य ने उसे शिक्षा दीक्षा देकर मगध के सिंहासन बैठाया था, उसके साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया वह एक ब्राह्मण था और वर्णाश्रम में विश्वास रखता था। ऐसे व्यक्ति के संपर्क एवं प्रभाव में रहने वाला चंद्रगुप्त दीर्घकाल तक अवश्य ही ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा होगा। जैन ग्रंथ भी यह बताते हैं कि जैनी बनने के पूर्व वह मिथ्यावलंबी लोगों का संरक्षक था। मैगस्थनीज ने भी लिखा है कि याज्ञिक कार्यों के निमित्त राजा राजप्रसाद से बाहर निकलता था। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र तथा कुछ बौद्ध ग्रंथों से विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रचार को मर्यादित करने के लिए उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। तथापि कुछ बौद्ध लेखकों ने यह आरोप लगाया है कि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त ने ऐसा किया था। परंतु यदि हम उपलब्ध साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस समय तक बहुत से असामाजिक तत्वों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर राज्य एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। इसलिए चंद्रगुप्त को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता की भावना नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में वह जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और वह श्रवणबेलगोला चला गया था और वहीं उसके अंतिम दिन व्यतीत हुए थे। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और उसका साम्राज्य। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इससे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।